नमस्ते, वेलकम टू डे 1 ऑफ 10 डेज़ ऑफ कुबरनिटीज़ सीरीज़। तो आज हम पहली वीडियो में कुबरनिटीज़ के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली कुबरनिटीज़ जो है वो एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। हम कंटेनर्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं यूजिंग कुबरनिटीज़ और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं इंक्लूडिंग लाइक स्केलिंग, हाई अवेलेबिलिटी, हेल्थ चेक्स, रोल बैक, लोड बैलेंसिंग, नेटवर्किंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो हम धीरे-धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ 10 डेज़ वी आर गोइंग टू कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट। सो आज हम कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर को देखेंगे। सो लेट्स लुक इनटू दैट फर्स्ट। तो हमारे पास 2 टाइप के नोड्स होते हैं। वन इज़ योर कंट्रोल प्लेन नोड्स या फिर आप इसको मास्टर नोड भी बोल सकते हो। एंड द अदर टाइप ऑफ नोड्स आर योर वर्कर नोड्स। ठीक है? तो वर्कर नोट्स जो होते हैं वो आपका आप जो एप्लीकेशन बनाते हो कंटेनराइज़ करते हो जिन एप्लीकेशंस को, उसको हम जो स्टोर करते हैं वो बेसिकली मेरे वर्कर नोड में जाके स्टोर होते हैं। ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, सो दिस विल बी अ प्लेस अ, वेयर ऑल एप्लीकेशंस कंटेनर्स reside। ओके। और वहीं जो हमारा दूसरा टाइप ऑफ नोड्स है विच इज़ योर कंट्रोल प्लेन नोड्स, इनका काम होता है कि ये ना अलग-अलग नोड्स का इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। अलग-अलग नोड्स का मतलब अलग-अलग वर्कर नोड्स का इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, उनका मॉनिटरिंग चेक करता है। कौन-सा जैसे हम पॉड कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो पॉड कौन से नोड में क्रिएट होगा, वो सब देखना। ओवरऑल जो मैनेजमेंट का काम है क्लस्टर मैनेजमेंट, वो हम लोग कंट्रोल प्लेन नोड से करते हैं। ये कीवर्ड हियर इज़ मैनेज। ठीक है? एंड अभी आई यूज्ड अ टर्म कॉल्ड पॉड। तो पॉड बेसिकली आपका कुबरनेटिस में स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे हम लोग का डॉकर में कंटेनर होता है, राइट? ऐसे ही कुबरनेटिस में हमारा पॉड होता है। तो वो बेसिकली कंटेनर के ऊपर एक एनकैप्सुलेशन है ताकि हम लोग कुबरनेटिस में उसको यूज़ कर सकें। ठीक है? ओके, सो लेट्स सी इसमें कंट्रोल प्लेन नोड्स के कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं और वर्कर नोड्स के भी होते हैं। सो पहले हम कंट्रोल प्लेन नोड्स के कंपोनेंट्स देखते हैं। वन इज योर क्यूब एपीआई सर्वर। एक आपके पास शेड्यूलर होता है। एक कंपोनेंट आपके पास एचसीडी डेटाबेस है और कंट्रोलर मैनेजर। वहीं वर्कर नोड्स में हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स जो है वो है क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी एंड सीआरआई, कंटेनर रन टाइम इनिशिएटिव। ओके। तो हम लोग एक सिनेरियो लेंगे और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि ये सारे जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो सब आपस में कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है? सो लेट्स टेक अ सिनेरियो। तो हमारे पास जैसे आई एम अ यूज़र, राइट? तो कोई यूज़र है, उसने सीएलआई यूटिलिटी को यूज़ करा, या फिर क्यूब सीटीएल को यूज़ करा बेसिकली। तो क्यूब सीटीएल जो है, वो CLI यूटिलिटी है which enables you to basically interact with the Kubernetes cluster। Kubernetes cluster से आपको interact करना है तो आप kubectl के यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो माय फर्स्ट स्टेप इज़ कि आई एम अ यूज़र, मैंने kubectl को यूज़ करा और व्हाट आई वांट इज़ आई वांट टू क्रिएट अ पॉड। ठीक है? तो पॉड क्रिएशन के लिए मैं क्या करना चाह रही हूँ, पॉड क्रिएट। तो पॉड क्रिएशन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूब सीटीएल
क्रिएट -f pod.yaml। मैंने कोई YAML फाइल बनाई होगी, ठीक है? हम लोग जितने भी रिसोर्सेज़ हैं सबके लिए YAML फाइल बनाते हैं, तो हमने पॉड के लिए कोई एक YAML फाइल बनाई है और वहाँ पे हमने लिखा है kubectl create -f pod.yaml। तो हम ये पॉड बनाना चाह रहे हैं, जिसकी स्पेसिफिकेशन मैंने YAML फाइल में दे दी है, ठीक है? ओके, तो अब ये मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? ये वाली जो मेरी रिक्वेस्ट है, इट इट विल गो टू, यहाँ पर मैं यूज़र बना देती हूँ, ये यूज़र है। तो जब मैंने यहाँ फर्स्ट करा, ये मैंने कमांड लिखा, उसके बाद मेरा रिक्वेस्ट जो है, इट इज़ गोइंग टू, आई विल यूज़ अनदर कलर, इट गोज़ टू क्यूब एपीआई सर्वर, ठीक है? बेसिकली आपको बाहर से या फिर कंट्रोल प्लेन नोड को अगर कुछ भी आपको इंटरैक्ट करना है ना नोड के बाहर से, तो आपको क्यूब एपीआई सर्वर के थ्रू ही करना है और बाकी किसी भी कंपोनेंट से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? एंड सिमिलरली वर्कर नोड में करना है तो क्यूबलेट का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो अभी हमने जब यहाँ पे कमांड लिखा kubectl create -f pod.yaml, तो हमारी रिक्वेस्ट गई क्यूब एपीआई सर्वर के पास। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है, लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। अभी मेरे पास क्यूब एपीआई सर्वर के पास पड़ा हुआ है रिक्वेस्ट, तो अब वो क्या करेगा, वो पहले जो मैं यूज़र हूँ ना, वो मेरे को ऑथेंटिकेट और वैलिडेट करेगा। तो क्यूब एपीआई सर्वर सबसे पहले क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा और वैलिडेट करेगा। ठीक है? इट विल चेक कि मतलब मैं एक ऑथराइज्ड यूज़र हूँ और मेरे क्रेडेंशियल्स वगैरह सही हैं, मैं ऑथराइज्ड यूज़र हूँ और आई एम ऑथराइज्ड टू रन क्रिएट, मैं कोई भी एलिमेंट को क्रिएट कर सकती हूँ इन दिस पर्टिकुलर क्लस्टर। ठीक है? जब उसने देख लिया कि हाँ, यूज़र सही है और वो क्रिएट करना चाह रहा है, वो कर भी सकता है, तब वो नेक्स्ट स्टेप पर आएगा और वो क्या करेगा, वो एचसीडी जो है ना, ये मेरा एक डेटाबेस है, दिस इज़ माय डेटाबेस। वो अब एचसीडी को बोल देगा, एचसीडी को बोलेगा कि पॉड क्रिएशन रिक्वेस्ट जो है, ये आई है मेरे पास एंड इसको हमें क्रिएट करना है। ठीक है? पासेस रिक्वेस्ट टू एचसीडी। तो अभी हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये आया था, सेकंड स्टेप मेरे पास यहाँ से एचसीडी गया। ओके, एचसीडी क्या है, डेटाबेस है और डेटाबेस इन द सेंस कि ये की स्टोर के फॉर्म में की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। तो अभी देखते हो एक सेकेंड, ये है थर्ड पॉइंट। अभी रिक्वेस्ट मेरे पास एचसीडी क्लस्टर के पास सॉरी डेटाबेस के पास है। एचसीडी जो है ये क्या है, की वैल्यू स्टोर, एबीसी ये मेरा की है और यहाँ पे मेरा वैल्यू 1 2 3 समथिंग लाइक दिस। ऐसे करके सारी एंट्रीज उसके पास स्टोर होती है एचसीडी क्लस्टर में या फिर एचसीडी डेटाबेस में। तो ये अब किस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा होगा? ये स्टोर करेगा हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, जैसे हमने अभी पॉड के बारे में बात करा, यहाँ पे हम पॉड क्रिएट करना चाह रहे थे, तो क्यूब एपीआई सर्वर ने रिक्वेस्ट को पास किया था एचसीडी को। एचसीडी क्या करेगा, पॉड की जो डिज़ायर्ड स्टेट है, उसको वो एचसीडी में लिख देगा, राइट्स डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ रिसोर्स। ठीक है? इस केस में पॉड का जो डिज़ायर्ड स्टेट है, वो वहाँ पे लिख देगा अपने एचसीडी में। अब लिखने के बाद ये बता देगा आपका क्यूब एपीआई सर्वर को कि मैंने अपडेट कर दिया है अपने डेटाबेस में। तो फाइनली इसने यहाँ पे एचसी डेटाबेस में अपना स्टोर करा, वैल्यू को अपडेट करी और वो क्यूब एपीआई सर्वर को उसने बता दिया। ठीक है? अब क्या करेगा, क्यूब एपीआई सर्वर जो है अब वो यूज़र के पास जाएगा
और बोलेगा कि पॉड क्रिएट हो गया। अभी तो पॉड क्रिएट ही नहीं हुआ था, अभी तो बस डेटाबेस में हमने स्टोर करा था। बट फिर भी क्यूब एपीआई सर्वर इज़ गोइंग टू से कि पॉड क्रिएट हो गया टू द यूज़र। ठीक? सो लेट्स जस्ट राइट those steps down first. तो HCD informs updates Cube API server और फिर Cube API server updates user that pod is created. ठीक है, बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि पॉड तो क्रिएट ही नहीं हुआ है। पॉड तो हमारे स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, जितने भी हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं वो सारे कहाँ रिसाइड होगा, एप्लीकेशन के लिए जो कंटेनर्स हैं, जो पॉड्स हैं, वो कहाँ स्टोर होंगे, मेरे वर्कर नोड में होंगे। अभी तो वहाँ गए ही नहीं हम। ठीक है, तो अब वो जाएगा कैसे? अब ये रोल आता है हमारे पास शेड्यूलर का। ये जो है ना कंट्रोल प्लेन नोड में दूसरा कंपोनेंट है शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या करता है? सो दिस इज द सिक्स पॉइंट। शेड्यूलर क्या करता है? टाइम टू टाइम इन द सेंस कि कुछ कांस्टेंट टाइम इंटरवल्स पर, मे बी लाइक 5 सेकेंड्स और सो, वो क्यूब एपीआई सर्वर को बार बार पिंग करता रहेगा। क्या मतलब बार-बार उससे पूछता रहेगा, क्या कोई रिक्वेस्ट है, कोई वर्कलोड है जिसको मुझे शेड्यूल करना है? मेरे लिए कोई काम है क्या? समथिंग लाइक दैट। ठीक है? तो अभी क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था एचसीडी में अपडेट हुआ था, लेकिन उसको कोई भी नोड असाइन नहीं है, कोई भी वर्कर नोड असाइन नहीं हुआ है। ठीक है? तो शेड्यूलर जैसे ये बार-बार इसको पिंग करते जा रहा है क्यूब एपीआई सर्वर को। तो जैसे ही ये अपडेट होके अभी नेक्स्ट पिंग करेगा, तो उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा, एक कोई मेरे पास रिक्वेस्ट पड़ी है, कोई पॉड क्रिएशन है जो जिसको अभी कोई वर्कर नोड असाइन नहीं हुआ। तो शेड्यूलर क्या करेगा? लेट्स राइट दिस फर्स्ट। तो शेड्यूलर क्या काम करता है? वी जस्ट सी, वी जस्ट सॉ। तो वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली पिंग करेगा। pings what? API server for any scheduling, for any scheduling of any resource. ठीक है, इस केस में पॉड है। तो पिंग करते करते इन some period of time या in some interval। तो अभी जब ये पिंग करा तो इसको पता चल गया कि मेरे पास कोई एक पॉड था जिसका असाइनमेंट किसी नोड वर्कर नोड पे हुआ नहीं है। तो अब नाउ द नेक्स्ट टास्क इज शेड्यूलर अब क्या करेगा? देखेगा कि ये जो पॉड क्रिएशन का मेरा रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है एचसीडी में, डिजायर्ड स्टेट है, वो उसको कितना मेमोरी चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, कितना स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, और जो पर्टिकुलर मेरे पास बहुत सारे वर्कर नोड्स हैं, ये वाले बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? तो उनमें से कौन-सा वाला ऐसा वर्कर नोड है जिसमें उतना अवेलेबल है, उतना मेमोरी, सीपीयू, स्टोरेज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जैसे ही उसकी अवेलेबिलिटी उसको पता चलती है कि अच्छा, ये वाले वर्कर नोड में, सपोज़ वर्कर नोड नंबर 2 में हम असाइन कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वर्कर नोड नंबर 2। वर्कर नोड 2 पे हम असाइन कर सकते हैं, उसको पता ये सारा उसने चेक करके, कंस्ट्रेंट्स चेक करके उसने निकाल लिया। तो अब जब शेड्यूलर को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो अब वो क्या करेगा? वो ये इन्फॉर्मेशन क्यूब एपीआई सर्वर को दे देगा। ये इन्फॉर्मेशन वो ये कांस्टेंट पिंग कर रहा था, और उसके बाद
उसके पास उसको पता चला, उसने अपना नोड निकाला और वो नोड की इन्फॉर्मेशन उसने क्यूब एपीआई सर्वर को दे दिया। अब क्यूब एपीआई सर्वर क्या करेगा? क्यूब एपीआई सर्वर अब वापस से एचसीडी में जो भी अपडेट करना है वो अपडेट कर देगा। जैसे इसने उसको बताया कि ये नोड में असाइन कर दो, तो वो क्यूब एपीआई सर्वर जाएगा एचसीडी डेटाबेस में, अपडेट कर देगा कि ये वाला पर्टिकुलर नोड में हमें अपडेट करना है। वो पॉड के डिज़ायर्ड स्टेट में चेंजेस करेगा। तो वर्कर नंबर नोड 2 एंड passes information updates क्यूब एपीआई सर्वर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? क्यूब एपीआई सर्वर अपडेट्स एचसीडी। एक चीज़ तो आप नोट कर ही रहे होंगे कि एचसीडी से इंटरैक्ट करने के लिए आपको हमेशा क्यूब एपीआई सर्वर्स के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करना है। यू कैन नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट एचसीडी, you have to interact it with via cube API server only. ओके, अब ये तो अपडेशन हो गया। अब क्या होगा? अब क्यूब एपीआई सर्वर जो मेरा वर्कर नोड था ना, कौन सा नंबर था? 2 था। वर्कर नंबर 2 में वो जाएगा, उस पर्टिकुलर वर्कर नोड के क्यूबलेट से बात करेगा। वो क्यूबलेट से बोलेगा कि ये वाला पर्टिकुलर पॉड है, इसको हमें क्रिएट करना है यही वाले नोड में। ठीक है, तो लेट्स राइट दैट डाउन नाउ। tells kubelet of respective worker node उस वर्कर नोड के क्यूबलेट से वो बोलेगा कि टू क्रिएट द पॉड। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब फाइनली जो क्यूबलेट है वो पॉड क्रिएशन करेगा, क्यूबलेट पॉड बनाएगा और वो सीआरआई को बोलेगा। सीआरआई मेरा कंटेनर रन टाइम इनिशिएटिव है। मतलब आपका कंटेनर को क्रिएट करने के लिए आपने जो भी कंटेनर रन टाइम इंजन जैसे कि डॉकर, मतलब हम लोग को कंटेनर क्रिएट करने के लिए हम लोग डॉकर को यूज़ करेंगे, राइट? तो ये क्यूबलेट अपना पॉड तो बना देगा। अब वो सीआरआई को बोलेगा कि तुम जो डॉकर को यूज़ करके तुम कंटेनर क्रिएट कर दो। तो माय नेक्स्ट पॉइंट वुड बी kubelet creates pod and ask um, CRI for container deployment. Okay, let's move to the next step. अब जब ये सब हो गया है, CRI ने डिप्लॉय कर दिया पॉड को, तो अब फाइनली क्यूबलेट वापस से अब क्यूब एपीआई सर्वर को इन्फॉर्म करेगा कि आपका रिक्वेस्ट जो था पॉड क्रिएशन का वो मैंने कर दिया है, इट इज़ डन बाय दिस नोड। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप इज kubelet updates cube API server एंड इन टर्न क्यूब एपीआई सर्वर जो है नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, क्यूब एपीआई सर्वर अपडेट्स एचसीडी एंड विथ दिस हमारा पॉड का क्रिएशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक,
finally there's one more. ओके, तो कुछ इतने सारे स्टेप्स के बाद हमारा पॉड क्रिएशन कंप्लीट हुआ है। पॉड डिलीशन करना होता तो भी हमारा सेम प्रोसेस होता। और अगर हमें कुछ और सपोज़ हमें करना होता कि मैं kubectl क्रिएट पॉड की जगह गेट पॉड करती कि आई वांट टू सी व्हाट ऑल पॉड्स आर देयर। तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एचसीडी डेटाबेस में ही सारा इन्फॉर्मेशन हमारा स्टोर्ड है, राइट? तो उस केस में इसको बाकी वर्कर नोड से इंटरैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली एचसीडी डेटाबेस से हमारे पास आंसर आता है क्यूब एपीआई सर्वर के पास और वो हमारा यूज़र को आंसर दे देता। इफ वी वुड हैव डन समथिंग लाइक kubectl गेट पॉड। ओके, अभी हमने वी आर सीइंग कि हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं करी है। One is your controller manager, the other one is your kube proxy, राइट? तो हम एक-एक करके इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट क्यूब प्रॉक्सी। तो क्यूब प्रॉक्सी जो है नेटवर्किंग को मैनेज करते हैं आपका नोड में, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉड को दूसरे किसी नोड के पॉड को से कम्युनिकेशन करना है तो भी वो उसको मैनेज करता है क्यूब प्रॉक्सी। तो बेसिकली मैनेजेस networking in the node, ठीक है, एंड इंटरनोड ऑल्सो, इंटरनोड कम्युनिकेशन। हम आगे सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो सर्विसेज है, सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी क्यूब प्रॉक्सी का यूज़ करती है। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो बचा था हमारा कंपोनेंट, वो था कंट्रोल प्लेन का कंट्रोलर मैनेजर। तो बेसिकली कंट्रोलर मैनेजर मैनेज करता है काफ़ी सारे कंट्रोलर्स को। तो हमारे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर्स होते हैं कुबरनिटीज़ में। सो हम लोग 2 देख लेते हैं। तो लेट्स लुक एट नोड कंट्रोलर। नोड कंट्रोलर मैनेज करता है नोड को, या फिर मॉनिटर करता है नोड्स को। तो मतलब जैसे हमारे वर्कर नोड्स था, तो उनमें से कोई पर्टिकुलर वर्कर नोड अगर हार्ट बीट उसकी नहीं मिल रही है नोड कंट्रोलर को, तो वो कुछ टाइम रुकेगा, और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो वो उसको उस पर्टिकुलर नोड को अनरीचेबल बना देगा, ठीक है? नेक्स्ट इज ये मतलब नोड्स के स्टेट को मॉनिटर कर रहा है। और सिमिलरली दूसरा टाइप ऑफ कंट्रोलर है हमारे पास, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। रेप्लिकेशन कंट्रोलर मॉनिटर करता है स्टेट ऑफ रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट इट्स समथिंग लाइक कि हमारे जो पॉड्स हैं उनका नंबर ऑफ पॉड्स हम लिखते हैं डिज़ायर्ड स्टेट में, कि हमें कितने नंबर ऑफ पॉड्स चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर रेप्लिका सेट। तो रेप्लिका सेट में अगर मैंने डिज़ायर्ड नंबर ऑफ पॉड्स 3 लिखा है, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर मेक श्योर करेगा कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास 3 पॉड्स अवेलेबल होना चाहिए, डिज़ायर्ड नंबर ऑफ पॉड्स हमेशा बने रहे। तो वो चीज़ मेंटेन कर रहा है रेप्लिकेशन कंट्रोलर। ऑलराइट, सो इसी के साथ हमने
सारे मेन कंपोनेंट्स देख लिए हैं कुबरनेटिस आर्किटेक्चर में, एंड वी ऑल्सो took an example of pod creation in Kubernetes. सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके, और अपने डाउट्स फीडबैक वगैरह ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।